जो कल नजरें चुरा रहे थे आज वो हाथ मिलाते दिखे। जो कल अजनबियों की तरह एक दूसरे से बचते से नजर आ रहे थे आज वो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। कुछ ऐसी ही रही G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। 16 महीने बाद जब दोनों देशों के नेता पहली बार मिले तो बात सिर्फ व्यापार पर नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी में अपने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी बिना लाग लपेट के उठाया। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और कल की जो तस्वीरें आईं जिसमें पीएम मोदी ट्रंप को लगभग इग्नोर करते से नजर आ रहे थे, उनके क्या मायने हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका और भारत के रिश्तों में पिछले एक साल में जो तनाव नजर आ रहा था, क्या अब मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के बाद वो गर्मजोशी में तब्दील होता दिखेगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। इसके बाद बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भी करेंगे। 4 साल के भीतर ठाकरे की पार्टी पर एक बार फिर से संकट के बादल हैं और टेलीग्राम ने हाईकोर्ट में सरकार को कैसे घेरने की कोशिश की, इसकी भी खबर आपके सामने रखेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। दोनों देशों के नेता करीब 1.25 साल बाद मिले और जब मिले तो ट्रेड डील समेत तमाम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन इस मीटिंग में सबसे अहम था नाविकों की मौत का, उनकी सुरक्षा का मुद्दा, जिस पर पूरे भारत और दुनिया की मीडिया की नज़र थी। कल भी प्रधानमंत्री ने G7 के मंच पर संबोधन में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। आज भी ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी बात रखी। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट कई महीनों से मीटिंग के बाद मीटिंग एक दौर से गुजर रहा था, उस पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि जल्दी व्यापार समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। इसी मसले पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ नेगोशिएटर बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो मोदी काफ़ी सौम्य और सरल है, लेकिन बातचीत की टेबल पर मोदी से निपटना आसान नहीं है। ये तो थी आज की बात। अब आपको कल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि 24 घंटे बाद मोदी और ट्रंप इस तरह ईजिली कंफर्टेबली बैठकर बात कर पाएंगे। अब यहाँ से आप एक सीन को देखते चलिए। G7 मीटिंग के दौरान ग्रुप फोटो सेशन का ये टाइम था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूके के पीएम कीर स्टारमर, जापान के पीएम सनाए ताकाइची पहले से वहाँ मौजूद थे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। बाईं ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से मिलते हैं। कोस्टा ने दूर से पीएम मोदी को देखकर बाहें फैला दी थी। कोस्टा और मोदी गर्मजोशी से मिले। इसके बाद वहीं खड़ी थी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। पीएम मोदी और मेलोनी ने हाथ मिलाए, कुछ सेकंड बात की। तभी इस बीच वहां आ गई यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला कुछ महीने पहले ही भारत आई थी। मोदी जब तक मेलोनी से मिल रहे थे, उर्सुला ने इंतजार किया। मेलोनी से मिलकर पीएम उर्सुला की तरफ बढ़े। इस समय तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप लगभग आमने सामने आ चुके थे। ट्रंप तब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से बात कर रहे थे। उर्सुला से मिलने के बाद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखा, 1 सेकंड के लिए ठिठके, लेकिन पास नहीं गए, न बात की। पीएम मोदी आगे बढ़े और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। G7 की मीटिंग से आए वीडियो के लगभग ये 40 सेकंड ये बताने के लिए काफ़ी थे, अब माय फ्रेंड डोनाल्ड से ताल्लुक उतने भी फ्रेंडली नहीं रहे। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को लगभग इग्नोर किया। पीएम मोदी आगे नहीं बढ़े, पर ट्रंप ने तो देखा तक नहीं। उन्हें इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि ट्रंप की नज़र पीएम मोदी पर नहीं पड़ी होगी, लेकिन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी। वो भी तब जब अगले ही दिन बायलैटरल टॉक्स होनी है।
दृश्य नंबर 2, राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन का समय था। फोटो सेशन के बाद एक एक करके नेता हॉल में पहुंच रहे थे। ट्रंप इस बार भी थोड़ा पहले पहुंच गए, कुछ देर जॉर्जिया मेलोनी से बात की, फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी तब तक पीछे से आए, पीछे थे वो, अपनी कुर्सी की तरफ देखा। विडंबना देखिए, जो नजरें नहीं मिला रहे थे उनकी कुर्सियां साथ लगी थी। पीएम मोदी को ट्रंप के ठीक बगल में ही बैठना था। प्रधानमंत्री ने दूर से ही देख लिया था कि ट्रंप बगल में ही बैठेंगे। वो अपनी कुर्सी के पास पहुंचे तो बैठने ही जा रहे थे, तब तक ट्रंप भी पलट गए। ट्रंप को देखकर मोदी ने हाथ बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया तो ट्रंप ने खड़े होकर हैंडशेक किया। कैमरामैन को भी समझ आ गया कि ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अच्छे से कैप्चर करना है। कैमरा जूम होता चला गया। अब फोकस पर सिर्फ पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप। दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ बात की। पीएम मोदी के साथ एक ट्रांसलेटर था जो दोनों को एक दूसरे की बातें समझा रहा था। बात हुई, हाथ मिले, लेकिन गले नहीं मिले। न मोदी ने न ट्रंप ने, किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की। सहजता से या ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से दोनों ने गले मिलने की कोशिश नहीं की। दृश्य नंबर 3, एक और फोटो सेशन। अब की बार पीएम मोदी पहले पहुंचे हुए थे, बाकी राष्ट्राध्यक्ष भी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। बस ट्रंप को आना बाकी था। ट्रंप को यहाँ भी पीएम मोदी के बगल में खड़े होना था। 3 सीढ़ियाँ थीं। पहली सीढ़ी पर चढ़कर ट्रंप को पीएम मोदी के साथ खड़े होना था। मोदी मुस्कुराते हुए सहारा देने के लिए ट्रंप को उन्होंने हाथ दिया। ट्रंप मोदी का हाथ पकड़कर चढ़ भी गए, लेकिन यहाँ भी दोनों के बीच कोई गर्मजोशी नजर नहीं आई। लगभग अजनबी से नजर आए दोनों नेता। अब आखिरी दृश्य। आपने हमने देखा कि G7 के नेताओं का जब संबोधन था तो ट्रंप और मोदी की कुर्सी साथ साथ लगी थी, और यहाँ पर कई महीनों से आलोचकों और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के रडार पर चल रहे विदेश मंत्रालय की तैयारी और वाकपटुता नजर आई। पीएम मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं के सामने इशारों इशारों में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बहुत कुछ सुना दिया, हालांकि नाम नहीं लिया। रिपब्लिकन ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को ही कोट करते हुए ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कुछ ऐसा था, टुडे द वर्ल्ड डज नॉट सफ़र फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इट सफ़र्स फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर पार्टनरशिप डिपेंड ऑन बिल्डिंग द ट्रस्ट। अंग्रेजी के इस कोट के बाद प्रधानमंत्री ने रोनाल्ड रीगन को कोट किया। पीएम बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ये आज के समय में भी प्रासंगिक है। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग के अनुरूप ट्रस्टेड रूल्स बेस्ड ऑर्डर का निर्माण करें। पीएम मोदी यहाँ विश्वास की बात कर रहे थे, भरोसे की बात कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका पर करना लगभग असंभव सा हो गया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का रवैया देखकर अमेरिका के एलाइज यानी दोस्त तक अब उन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। भारत तो टैरिफ पर झेल ही चुका है और कई मौक़ों पर ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा करने की भी कोशिशें की हैं, जबकि यह कंपैरिजन करना अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है। इसलिए पीएम मोदी की स्पीच में ट्रस्ट शब्द पर खासा जोर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित की, कहा कि हमें डोनर रेसिपिएंट की सोच से आगे बढ़कर इक्वल पार्टनर्स के रूप में काम करना होगा। उनके पास नहीं, साथ साथ चलना होगा। साझेदारी को डिपेंडेंसी के बजाय डिग्निटी से जोड़ना होगा। चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपमानित करना हो, या मैक्रों का मजाक उड़ाना, या फिर पीएम मोदी और भारत के बारे में अपमानित करने वाली बातें कहना। ट्रंप ने इक्वल पार्टनर्स तो खैर किसी को समझा ही नहीं, डिग्निटी तक वो भूल गए हैं। इसलिए पीएम मोदी की भाषण की ये पंक्तियां हो सकता है कि ट्रंप को अच्छी ना लगी हो, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के आखिरी पैराग्राफ ने सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बटोरी, क्योंकि अंत में उन्होंने खाड़ी में नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के तमाम सिविलियंस का जीवन गंवाने वाली ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेजेडी के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना किसी भय के अपना काम कर सकें। इसी हफ्ते खाड़ी में अमेरिकी हमले में भारत के 3 नाविक मारे गए। अमेरिकी नेवी ने लगातार 3 जहाज़ों को निशाना बनाया जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि इनमें से किसी भी जहाज़ पर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ था, लेकिन अमेरिका ने इन पर हमला किया और भारतीय नाविकों की जान गई, ये सत्य है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की तो उधर से बड़ा ही बेशर्मी भरा बयान आया। बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक रीडआउट में कहा गया कि अमेरिकी नाकेबंदी के उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवैया देखिए आप, जो 3 लोग मारे गए वो सिविलियन थे, सैनिक नहीं थे। उनको चेतावनी देकर मार दिया गया। माफ़ी मांगने की कौन कहे। जब विदेश मंत्री के लेवल पर मुद्दा उठाया गया तो अमेरिका ने कहा कि हमारे नियम तो मानने पड़ेंगे,
लेकिन आज पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी ये मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम एशिया में भारतीय नाविक मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ट्रंप ने अपने बयान में इस विषय पर तो कुछ नहीं कहा, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि खाड़ी में अमेरिकी हमले में जो नाविक मारे गए हैं, क्या आप उस पर अफसोस जताएंगे? ट्रंप ने साफ शब्दों में अफसोस तो नहीं जताया, बोले कि ये जॉब ही ऐसी है। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. यही ट्रंप का अंदाज़े बयां है। खुद कभी वो गलत होते नहीं हैं, कभी अपनी गलती मानते नहीं हैं। सामने वाले को शायद ही कभी सही समझते हों। और यही वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ होने के बावजूद ठंडे से कभी कभी नज़र आने लगते हैं। शुरुआत पिछले साल मई में हुई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था। 10 मई को ट्रंप ने एक तरफा दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर खत्म कराया। भारत ने तुरंत इसका खंडन किया, कहा कि संघर्ष पाकिस्तान के अनुरोध पर रुका। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इन दोनों को होस्ट किया। ट्रंप ने दोनों की तारीफ की। बदले में पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान और अमेरिका इतने पक्के दोस्त हैं जो स्कूल में एक ही सीट पर बैठते हों। अमेरिका और पाकिस्तान जितना दोस्त होते चले गए, भारत और अमेरिका ऑब्वियसली उतने दूर। दोनों देशों के रिश्तों में आई गिरावट का सबसे बड़ा असर आर्थिक मोर्चे पर पड़ा। पिछले साल ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को निशाने पर लिया और भारत पर 50% टैरिफ मढ़ दिया। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमति बनने के बाद अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% किया। पॉलिसी लेवल पर यह सब एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ ट्रंप के ऐसे बयान आ रहे थे जो भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। फिर भी उन्हें बर्दाश्त किया गया एक सीमा तक। ट्रंप ने कभी पीएम मोदी के लिए अपमानजनक बातें कहीं तो कभी भारत को डेड इकॉनमी और हेल होल तक बता दिया। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन अमिताभ मट्टू इंडियन एक्सप्रेस में इस बारे में लिखते हैं, दुश्मन तो अंधे होते हैं। अमेरिका भारत का मित्र है, लेकिन वो मित्र जिससे अब ये भी महसूस नहीं होता कि आप कमरे में मौजूद भी हैं, किसी दुश्मन से ज़्यादा दर्द पहुंचाता है, क्योंकि कमज़ोरी आक्रामकता को न्योता देती है और उदासीनता उसे बिना किसी सवाल के फलने फूलने का अवसर देती है। लेकिन आज उदासीनता एक बार फिर गर्मजोशी में बदलती नजर आई। एक बार फिर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का जिक्र हुआ। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो अमेरिका आगे आएगा। और कल तक जो ट्रंप मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधते थे, आज वो कह रहे थे कि जब तक प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, तब तक ट्रंप और अमेरिका भारत के साथ खड़े हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ट्रंप 2.0 में जो भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठंडे से नजर आने लगे थे, अब उनमें एक बार फिर गर्मजोशी लौट रही है? जो आज की जो मीटिंग हुई मोदी जी का ट्रंप के साथ, मिस्टर ट्रंप के साथ, वो आप इसको कल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख करके इसको हम पिछले एक साल और उससे पहले के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिलते थे, जिस तरीके से हाउडी मोदी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, मोदी जी वहां जाते थे तो मिलते थे। एक व्यक्तिगत संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत संबंध के भी बड़े महत्व रहे हैं, तो उस तरीके से तो वो अभी कल आज भी नहीं दिख रहा था। जिस तरीके से गर्मजोशी से मिलाते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बार हैंडशेक करने के बाद, थोड़ी सी बात करने के बाद, फिर एक ऐसे मौके आए हैं जहां मोदी और ट्रंप बिल्कुल आमने सामने थे और मोदी जी ने कोशिश भी किया उस तरफ, उसके ठीक बगल से गुजरे, लेकिन ट्रंप हो सकता है कि उस समय दूसरे विदेश के नेताओं से मिल रहे थे, तो गर्मजोशी आज भी कम दिखी है। अब प्रश्न उठता है कि भाई संबंधों का, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश के संबंध, देश के जो हित होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो तुरंत नहीं बदलता। आज कुछ हैं, कल हित बदल जाएंगे, नहीं। तो जो हमारे हित, भारत के जो हित है उनके साथ, खास करके ट्रेड नेगोशिएशन का, तो भारत चाहती है कि उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में से, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और बहुत सारे ट्रेड के एरियाज हैं जहां पर हमारा बराबर का ट्रेड हो।
लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब ने मोदी जी को कहा था कि टफ बार्गेनर है ना, लेकिन तथ्य उल्टा दिखता है। तथ्य यह है कि ट्रम्प बहुत टफ बार्गेनर है। वो चाहते हैं कि भारत की बाजार जो है वो और अधिक ओपन हो, है ना। तो वो गर्मजोशी से मिलना और बिल्कुल नहीं गर्मजोशी से मिलना, वो विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए आगे के समय में जो है, जो हमारे संबंध बनेंगे वो राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनेंगे और इसका कम प्रभाव होगा जो उनके बॉडी लैंग्वेज है और जिनकी बात हो रही है। तो ये थी अमेरिका और भारत के रिश्तों की आज तक की कहानी। कल को ट्रंप जब व्हाइट हाउस में जागेंगे तो क्या बयान देंगे वो तो ओवल ऑफिस को भी नहीं पता होता, लेकिन जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों का रुख करते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। गीतकार वरुण ग्रोवर ने ये पंक्तियां जिस भी देश काल परिस्थिति के लिए लिखी हों, अभी ये विपक्षी दलों पर भारत के फिट बैठती हैं। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बारी शिवसेना यूबीटी की है। उद्धव की पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र से चार्टर्ड प्लेन से उड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। प्लेन में इब्न ईशा की प्यारी गज़ल भी नहीं सुनी गई। फिर हिज्र की लंबी रात मियाँ, संजोग की तो यही एक घड़ी, जो दिल में है लब पर आने दो, शर्माना क्या घबराना क्या। लिहाजा दिल्ली पहुंचते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी गई। फीलिंग्स वही, अब हमें उनके साथ मत मिलाइए, हम अलग होना चाहते हैं। इन माननीयों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जिनके 9 में से 6 साथी जुदा हो जाएं, जाकर बगावत कर दें, उनका क्या हाल होगा? क्या वो कहे कि माई 9 कैन बी योर 6? कुछ यही हुआ उद्धव की पार्टी के विश्वास पात्र प्रवक्ता संजय राउत के साथ। कल ही अपने सांसदों के बागी होने की आशंका जता दी थी। सार्वजनिक दावा किया था कि महाराष्ट्र में सांसदों को पार्टी बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं। आज संजय राउत ने भी बाकी बचे 3 सांसदों के साथ पीसी की, लेकिन पीसी में राउत के मुंह से बागियों के लिए गाली निकल गई। ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। बाद में हो हल्ला मचा तो सफाई दी, कहा कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं। खबरें चली कि बागियों में से एक संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने 6 सांसदों के बागी होने की पुष्टि की है। जो बागी नहीं हुए उनमें अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और राजा भाऊ वाजे हैं। राउत अनिल और अरविंद के साथ आज ओम बिरला से भी मिले। उनके यहाँ बागियों की बात नहीं मानने की अर्जी लगा दी। बागियों को कोई पहचान नहीं देने की भी दरखास्त की गई। ज़्यादा कुछ सोचने समझने की गुंजाइश नहीं बचती कि ओम बिरला क्या डिसाइड करेंगे। अगर बागियों की बात ओम बिरला ने मान ली तो शिवसेना में 4 साल के भीतर ये दूसरी बड़ी बगावत होगी। दूसरी सुर्खी, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और टेलीग्राम हाई कोर्ट पहुंच गया है। 22 जून पर लगे बैन के खिलाफ याचिका लेकर जस्टिस तेजस कारिया की वेकेशन बेंच के सामने मामला पहुंचा। बताया गया कि भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं जो बैन से प्रभावित हुए हैं। दलील दी गई कि सरकार ने केवल उन्हें निशाना बनाया है, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आसानी से चल रहे हैं। समानता कहाँ है? उल्लंघन हो रहा है उसका। आज के आज ही सुनवाई करने के लिए कोर्ट तैयार भी हो गया। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में कहा कि हमें टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनलों का पता चला था जो पेपर लीक की जानकारी शेयर कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। टेलीग्राम कंपनी को कई बार बुलाया गया और उनसे अपने सिस्टम को सुधारने के लिए भी कहा गया था। ऐसी दलील तुषार मेहता ने रखी। टेलीग्राम की तरफ से दलील दे रहे वकील माधव खोसला ने कहा कि आदेश बिना सोचे समझे पास किया गया है। 2 जून से जिन भी चैनलों को ब्लॉक करने के लिए बोला गया था, टेलीग्राम ने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। टेलीग्राम का कहना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 9 और 11 जून को जिन संदिग्ध चैनलों की लिस्ट दी थी, उन्हें 1 घंटे में ही ब्लॉक कर दिया गया था। दावा किया कि कानूनन केवल विवादित कंटेंट या लिंक को ब्लॉक किया जा सकता है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को।
सरकार का कहना है कि पेपर लीक कई चैनलों पर फैल रहा था, जिस पर टेलीग्राम ने सही समय पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ गलत लोगों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने से पहले अवैध गतिविधि के प्रतिशत को एक बार देखना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, ब्लॉकिंग आदेश का आधार और रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि 18 जून को होगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।